Hello students, let's start first chapter of your Indian Economic Development book, Indian Economy on the Eve of Independence। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशंस थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री includes all production, distribution or economic activities that are related with people and determine the standard of living। इकोनॉमी में क्या क्या आता है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, उसके साथ साथ जो भी ऐसे फैक्टर्स है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालने में काम आते हैं, वो सारे फैक्टर इकोनॉमी में आते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी इंडिपेंडेंस से पहले। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी फॉर ग्रेट इंडियंस ऑन रैपिडली एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे? गुड्स और सर्विसेज यहाँ से प्रोड्यूस करते थे और उसको उनके खुद के इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपांड करते थे, मतलब यहाँ से सारा सामान बना बना के उनके कंट्री में ले जाते थे। तो यहाँ इंडिया वालों को सिर्फ काम करने के लिए रख रखा था, उनका कुछ भी भला नहीं करते थे। Thus in 1947 when British transferred power back to India we inherited a crippled economy। मतलब बहुत गंदी हालत में अपन ने इंडियन इकोनॉमी को इनहेरिट किया था। अब अपन ये 6 चीज़ों की क्या कंडीशन थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी वो देखेंगे, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी वो देखते हैं। लो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था, क्योंकि ना ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, तो उसकी वजह से बहुत कम प्रोडक्शन होता था। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो टू द एक्सटेंट दैट वी कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज रिजल्टेड टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही थी। भले ही अपने पास बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो कल्टीवेशन के लिए अच्छे थे, लेकिन फिर भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम था क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी थी। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ओनर ऑफ द सॉइल वर डिफरेंट फ्रॉम द टीलर ऑफ द सॉइल। मतलब जो ओनर थे वो सॉइल के, वो लैंड के, और जो उस पे एक्चुअल में काम करते थे वो दोनों अलग अलग हुआ करते थे। मतलब ओनर्स जो थे वो लैंड को रेंट पे देते थे, टीलर्स को, फार्मर्स को, कि वो उन पे प्रोडक्शन करें। पर होता क्या था, लैंड भले ही ओनर की है, लेकिन वो क्या जितने भी कॉस्ट वगैरह होते थे ना उन पे ध्यान नहीं देते थे, उनको सिर्फ रिटर्न से मतलब था। वो प्रोडक्शन करके कितना कमा के वापस दे रहे हैं सिर्फ उससे मतलब था। उस लैंड से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती थी वो सब फार्मर्स ही देखते थे, जिसने रेंट पे ले रखा है उसको ही देखना पड़ता था। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट मेक इनिशिएटिव टू डेवलप द मीन्स ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर कंटिन्यूड टू डिपेंड ऑन रेनफॉल। अनप्रेडिक्टेबल मानसून्स लेड टू फ्लक्चुएशन इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। अब पानी के लिए बराबर फैसिलिटीज तो थी नहीं, तो वो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंड करते थे, और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं होता था, मानसून्स कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, तो पानी की भी बहुत दिक्कत थी। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर डिवीजन, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन of available land holdings after huge proportion and highly fertile land went to Pakistan due to partition. Subdivision of the land made to task management and supervision of different plots very difficult. मतलब जब डिवीजन हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिया और पाकिस्तान में बट गया, तो बहुत सारा पार्ट ऐसा जो हाईली फर्टाइल था वो सब पाकिस्तान को मिल गया। तो सब डिविजन्स वगैरह हो गए, फ्रेगमेंटेशंस वगैरह हो गए, और जितना भी हाईली फर्टाइल पार्ट था वो सब पाकिस्तान चले गया, और उस पर सुपरविजन वगैरह वो सब भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अब कॉजेस क्या क्या थे बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी अपन ने देखा एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब थी, तो वो किस वजह से थे? सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तब क्या ज़मींदारी सिस्टम चलता था, तब उसमें क्या होता था, ज़मींदार जो होते थे, जो लैंड के ओनर होते थे, वो फार्मर्स को रेंट पे काम करने के लिए दे देते थे कि प्रोडक्शन करो, और उसमें से वो प्रॉफिट ज़मींदार ले लेते थे इन फॉर्म ऑफ लगान या रेंट। अब फार्मर्स को फिक्स अमाउंट देना ही पड़ता था, भले ही उतनी कमाई हुई हो कि नहीं हुई हो, लेकिन उतना पार्ट तो उनको देना ही पड़ता था, तो फार्मर्स के लिए बहुत तकलीफ वाला काम था। देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जमींदारी सिस्टम,
द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स। अभी समझाया, जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा जमींदार ले लेते थे इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, जो एक्चुअली इस पर प्रोडक्शन कर रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलता था। द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ द रेवेन्यू वर फिक्स्ड, मतलब रेवेन्यू फिक्स्ड होता था कि भले ही इतनी कमाई हो के नहीं हो, इतना रेवेन्यू जमींदार को मिल ही जाना चाहिए। तो कुछ कुछ फार्मर्स नहीं पे कर पाते थे। दे यूज टू इजेक्ट दोज वर्किंग टीलर्स हु फेल टू पे द हाई रेवेन्यू, मतलब जो भी उनको उतने रेवेन्यू नहीं दे पाता था उन सबको वो जमींदार निकाल देते थे। Commercialization of agriculture. Due to commercialization of agriculture, there was some evidence of higher yield of cash crops in some parts of the country. Yet, this failed to improve economic conditions of the farmers because instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries at their home country. मतलब क्या होता था, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ऐसे जिनको बेच के अच्छा पैसा मिलता था, और फूड क्रॉप्स वो जो ग्रेन्स है, राइस है, वो सब। तो होता क्या था, कुछ कुछ ज़मीनें ऐसी होती थी जहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाना बहुत फायदेमंद था। तो वहाँ क्या, ये जो ज़मींदार थे वो उनसे ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स उगवाते थे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, और जितना भी प्रॉफिट होता था कैश क्रॉप से वो सब ब्रिटिशर्स उनकी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, मॉडिफाई करने में वहाँ पे यूज़ करते थे। यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ भी नहीं करते थे। और क्या कॉजेस थे? इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ, उससे कैसे इफेक्ट हुआ? इंडियाज एग्रीकल्चर वाज हाईली एडवर्स अफेक्टेड बाय द पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है इंडियन एग्रीकल्चर पे। पार्टीशन caused a drastic fall in agriculture production as a large amount of fertile land went to Pakistan. पार्टीशन हुआ तो उसमें जो फर्टाइल लैंड थी, जिस लैंड पे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता था, वो सब पाकिस्तान चले गई। इट कॉज्ड फूड क्राइसिस। इट अफेक्टेड एडवर्सली इंडियाज जूट प्रोडक्शन एज देयर वाज लॉस ऑफ ह्यूज रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ जूट as the most of the jute production area become part of East Pakistan. India had monopoly control over the jute production before the partition. इंडिया का जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन जिस लैंड पे इंडिया जूट प्रोड्यूस करती थी वो सब पाकिस्तान चली गई थी, तो वो भी इंडिया का बहुत नुकसान हो गया था। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, and desalination of soil, as the Britishers spent very little on the technology improvement. ब्रिटिशरों ने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट में बहुत कम ही इन्वेस्ट किया, मतलब फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम और इन सब पे कभी भी खर्चा नहीं किया। Some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops. Still, a large number of tenant, small farmers, and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. मतलब ये जो छोटे फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, उन सब के पास ना ही रिसोर्स या टेक्नोलॉजी थी और ना ही पैसा था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। मतलब ब्रिटिशर्सों ने भी इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही फार्मर्स के पास इतना पैसा था कि वो खुद इन्वेस्ट कर सके। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत है वो देखते हैं। इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल। इवन एज द कंट्रीज फेमस इन handicraft industries declined. This sector need modernization, diversification and increased investment. इंडिया का उस टाइम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में मतलब ये सब चीज़ें हाथ से बनाते थे इंडिया वाले, तो वो जो इंडस्ट्री था वो भी अच्छी हालत में नहीं था, उसमें भी बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट चाहिए था। द पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड वाज द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वाज ए टू फोल्ड पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम एक पॉलिसी अपनाई थी, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस थी। और वो टू फोल्ड पॉलिसी मतलब उसके दो मेन एम थे। पहला क्या, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन। मतलब उनको क्या करना था, इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना था, और वो लोग ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में इंडिया का रॉ मटेरियल यूज लेना चाहते थे। और दूसरा क्या था, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द finished products of the Britain industries to receive maximum benefit by the Britain by selling products of British industries in Indian market at the higher prices. मतलब वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल तो अपने यहाँ से ले जाते थे,
और वहाँ जाके फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और उसको यहाँ पे महंगा करके बेचते थे। तो उनको दो फायदे होते थे, रॉ मटेरियल्स तो सस्ते में मिल जाते थे और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बहुत महंगे बिकते थे इंडिया में। State of industrial sector on the eve of independence can be understood by the following features: decay of indigenous handicraft industries और slow process of modern industries। ये दोनों एक एक करके देखते हैं। पहला decay of handicraft, मतलब handicraft इंडस्ट्री की भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। Introduction of discriminatory tariff policy, this policy allowed free exports of raw material from India and free import of Britain goods to the India। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स के जो भी प्रोडक्ट थे उसके लिए रॉ मटेरियल तो यहाँ से फ्री एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट भी फ्री करते थे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लगता था, लेकिन रॉ मटेरियल तो सस्ते में लेते थे और फिनिश गुड महंगा करते थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज बाय इम्पोजिंग हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। और जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे उन सब के एक्सपोर्ट्स पे हेवी ड्यूटी लगा रखी थी, मतलब बहुत सारे चार्जेस लेते थे। तो इंडिया वालों को हैंडीक्राफ्ट का सामान एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती थी। इट लेड टू डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट ऑन वन हैंड एंड ईजी एंट्रेंस ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स इन इंडिया ऑन द अदर हैंड। तो उससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ से कम होती गई और ब्रिटिश का सामान बहुत ज़्यादा इंडिया में आने लग गया। लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो प्राइस विच गेव कॉम्पिटिशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट विच वर कंपेरेटिवली कॉस्टलियर। मतलब ब्रिटेन से मशीन से गुड बना के लाते थे और इंडिया वाले हाथ से बनाते थे, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट होते थे वो थोड़े कॉस्टलियर हो जाते थे क्योंकि ब्रिटेन मशीन से बना रही है तो वो थोड़े सस्ते होते थे। कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन मेड गुड्स डिक्लाइन द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। मतलब लोग जो थे वो ब्रिटेन मेड गुड्स ही लेते थे क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, taste and preference of people were shifting in the favor of British products, which led to increase the demand of British product in the Indian market। क्या हो रहा था, अब ब्रिटिश का प्रोडक्ट यूज कर करके इंडियंस का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी ब्रिटिश जैसा ही हो गया था, तो अब वो लोग ब्रिटिश का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे थे एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। दिस लेड टू फॉल इन डिमांड ऑफ इंडियन मेड गुड्स विच वर मोस्टली बेस्ड ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इंडियन मेड गुड्स का डिमांड कम हो रही थी। Fall in encouragement of Indian handicraft before the British rule, Indian handicraft was supported by the Indian emperors, princes and nawabs etc., which had given our handicraft domestic and international recognition. Because of British rule, these patrons were losing their existence and accordingly Indian handicrafts too were losing at the stage patronage। पहले तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट थे वो सब राजा महाराजा लोग वो सब पहले उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल में वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एंकरेजमेंट नहीं मिल रहा था। क्लियर है, एक तो हैंडीक्राफ्ट कम हो रहा था और दूसरा मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। लोपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू बी सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स and coal mines। Subsequently, the iron sheets industry began coming up in the beginning of 20th century. A few other industries in the field of the sugar, cement, paper, etc. come after the Second World War, but their growth rate was very slow। Second half of the 19th century में cotton और jute textile mills और coal mines ने वो सब इंडिया में चालू हुई थी, और फिर 20th century के बिगिनिंग में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आने लगी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुगर, सीमेंट, पेपर नहीं, इन सब की इंडस्ट्रीज इंडिया में आने लगी। इंडिया में आ तो रही थी लेकिन उनकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लाइक मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर वांटेड इंडियंस टू डिपेंड ऑन ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स। मतलब इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स के लिए इंडस्ट्रीज नहीं हो रही थी। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज हो गई, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स हो गए और इक्विपमेंट्स, मतलब इन सब के लिए इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं खुली थी। वो जो ब्रिटिशर्स थे वो सब ऐसा चाहते थे कि इंडिया वाले कैपिटल गुड्स सिर्फ ब्रिटेन से ही खरीदें ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो। लोअर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, इट इज़ बिकॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट प्रोसेसिंग एट ओवरऑल डिजायर्ड रेट, लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन रिमेंड वेरी लो। इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा था, ग्रोथ रेट वगैरह सब स्लो थी,
तो उस वजह से जीडीपी भी कम था इंडिया का। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर रिमेन confined to the railway, power generation, communication port, and some other departmental undertaking only, which was not adequate. पब्लिक सेक्टर में भी बहुत कम चीज़ें आती थी, जैसे इंडियन रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स वगैरह, और थोड़े बहुत और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी जो पब्लिक सेक्टर में आती थी, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं थी। अब फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी? स्टेट ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, jute, etc. and remained an importer of a finished consumer good like cotton, silk, woolen clothes and capital goods produced in Britain। मतलब अगेन वही इंडिया यहाँ से रॉ सिल्क, कॉटन, वूल वगैरह सब एक्सपोर्ट करता था, और फिनिश्ड गुड जो कंज्यूमेबल गुड्स है जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स वगैरह और कैपिटल गुड्स वगैरह वो सब इंपोर्ट करता था। मोनोपोली कंट्रोल, Britain maintained monopoly control over India's export and imports. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, and rest was with countries like China, Sri Lanka, Iran, etc. मतलब जो ब्रिटेन है वो इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे कंट्रोल रखता था। तो होता क्या था, आधे से ज़्यादा जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता था वो सब ब्रिटेन जाता था, और कुछ को दूसरी कंट्रीज में भी जाता था, लेकिन वो भी चाइना, श्रीलंका और ऐसी कंट्रीज में। मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम टू ए ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी एज इट लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। Several essential commodities like food grain, cloth, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market as they were exported। अब जो एक्सपोर्ट से जो भी सरप्लस होता था वो सब कंट्री के इकोनॉमी में नहीं लगता था, और इंडिया के अंदर ये कुछ कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन्स, क्लॉथ, केरोसिन ये सब इंडिया के अंदर कम अवेलेबल थी, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उनका एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन वाले कम प्राइस पे। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। बर्थ रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, मतलब हर 1000 की पॉपुलेशन में कितने नए चिल्ड्रन बोर्न हो रहे थे। तो उस टाइम पे 48 पर 1000 हो रहे थे, और अभी 17.59 पर 1000 हो रहे थे। मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और डेथ रेट क्या होता है? इट रिफर टू द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 इन अ ईयर, मतलब हर 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोग मर रहे हैं। तो उस टाइम वो भी 40 पर 1000 थी, और अभी 7.31 पर 1000 है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों बहुत ज़्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ द एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 साल के भी नहीं होते और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती। तो वो कितना था? 218 पर 1000 एज कम्पेयर टू 29.85 पर 1000 इन 2020। इंडिपेंडेंस से पहले 218 बच्चे 1 साल से होने से पहले ही मर जाते थे, लेकिन अब वो 30 से भी कम है। लिटरेसी रेट क्या है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन कैपेबल टू रीड एंड राइट अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल से ज़्यादा होने के बाद जो भी पर्सन रीड और राइट, पढ़ और लिख सकता है, वो कितने थे? द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। आउट ऑफ दिस फीमेल्स लिटरेसी रेट वाज वेरी लो, इट वाज 7%। टोटल सिर्फ 16% ही लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, जिसमें से 7% फीमेल थी। और अभी 2018 में 74.37% लिटरेसी रेट थी इंडिया की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट रिफर्स टू द एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। इट वाज वेरी लो, इट वाज 32 ईयर्स। मतलब पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक पर्सन एवरेज कितना जीता है? तो पहले सिर्फ 32 ईयर्स जीता था, लेकिन अब कितना है? 69.73, मतलब लगभग 70 ईयर्स की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, तब हेल्थ फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और हाईली इनएडिक्वेट व्हेन अवेलेबल। मतलब बहुत जगह तो फैसिलिटीज थी ही नहीं, जहाँ पे थी वो इनएडिक्वेट थी, पूरी प्रॉपर नहीं थी।
ब्रिटिश रूल स्पेंट वेरी लिटिल ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादा खर्चा नहीं किया हेल्थ फैसिलिटीज पे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed in the worsening profile of India's population of the time. Poverty भी बहुत बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। GDP and per capita income of the country were very low, which led to widespread poverty in the country. GDP और per capita income बहुत कम थी। Per capita income क्या होता है? Income available to each person of the country, और GDP दोनों की रेट बहुत ही कम थी, इसलिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले? पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट प्राइमरी सेक्टर में था 72.7%। मतलब मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही थे, मतलब एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे। सिर्फ 10% सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे और 17.2% टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे। रीजनल वेरिएशन, पार्ट ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द workforce in agriculture sector and showed increase in workforce in manufacturing and service sector। मतलब ये 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे थे। एक लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी? रेलवेज की क्या कंडीशन थी? ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड रेलवेज बिगन देयर ऑपरेशन इन 1853। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस की थी? 1850 में, और चालू कब से हुई थी? 1853 से। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। एक काम अच्छा किया रेलवेज ला के। देयर वॉज चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। मतलब जोग्राफिकल बैरियर्स से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में दिक्कत आती थी, तो चीप रेलवेज मूवमेंट करने में हेल्प करती थी। इट इंक्रीज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दिस फेवरेबली अफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज इकोनॉमी। इंडियन एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन करने में भी रेलवेज का बहुत बड़ा हाथ था। द वॉल्यूम ऑफ इंडियंस एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपांडेड सब्सटेंशियली ऑल्दो इट बेनिफिट डिड नॉट अकर मच टू द इंडियन पीपल। रेलवेज से एक्सपोर्ट तो बड़ा था, लेकिन उसका बेनिफिट्स वगैरह इंडियन पीपल को कम मिलता था। इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन द बॉम्बे, जूट इंडस्ट्री इन कलकत्ता, टी प्लांटेशन इन आसाम एंड बंगाल, वाज ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ रेलवेज। तो इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बड़ा था, मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ था रेलवेज से। रोड्स की क्या कंडीशन थी? द रोड्स आर बिल्ट प्राइमरीली टू मोबिलाइज आर्मी within the Indian and carry out raw material to the nearest railway station or to the port to send to Britain. There was acute storage of all weather metal roads in the village side, because if these rural people suffered during the natural calamities, famines etc. मतलब रोड्स वगैरह सिर्फ आर्मी के लिए बनाई थी और गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, या तो रेलवे स्टेशन के लिए या पोर्ट्स के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सब ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर सके इजीली। तो रोड सिर्फ उसी पर्पस के लिए बनी थी। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स, ब्रिटिशर टूक मेजर फॉर डेवलपमेंट द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। इंडियन शिपिंग कंपनीज had to face severe competition from foreign shipping companies. The main purpose behind their development was to serve Britain's colonial interest. Again वही वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट बनाया तो अच्छा था, लेकिन वो सब भी ब्रिटेन्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया था। कम्युनिकेशन, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1837। द फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन वाज ओपन इन 1857। पोस्टल सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए थे ब्रिटिश लोगों ने, और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी इंट्रोड्यूस करती थी, टेलीफोन वगैरह। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के इंडिया पे? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कुड चेक ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द गुड सर्विसेज। मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह उन्होंने बना रखे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप किया हुआ था। चेक ऑन फेमिनिज, फेमिनिज मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड, मतलब फूड की बहुत कमी, बहुत ज़्यादा खाने की कमी। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग द फेमिनिज, और
एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज। मतलब जब फेमिनिस्ट की सिचुएशन थी, जब एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड था, तब फूड सप्लाई और मेडिकल हेल्प के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हेल्प करता था। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ब्रिटिश रूल हेल्प इंडिया इन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम में शिफ्ट होने में हेल्प की थी ब्रिटिशर्स ने। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड एन effective and efficient administrative setup, which left a legacy of effective work culture for Indian people. तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी इफेक्टिव था और एफिशिएंट था। क्लियर है। अगले लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 to 1990 पढ़ेंगे। थैंक यू।